हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIBIT विथ मी में। आज हम यूनिट 10 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 10 थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अभी तक हमने पार्ट 2 तक डिस्कस हो गया था। अभी हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड फंड ट्रांसफ़र। एज ए बैंकर हम सभी को पता है कि नेफ्ट क्या होता है। हम डेली ब्रांचेस में नेफ्ट होते ही रहते हैं, तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेफ्ट क्या है? नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चलिए शुरू करते हैं। नेफ्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का मतलब ऐसा ट्रांसफ़र, फंड का ऐसा ट्रांसफ़र जो हम ऑनलाइन करते हो, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नवंबर 2005। तो इसको शुरू किसने किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। कब किया था? 2005 में। तो ये याद रखेंगे, इसको शुरू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और कब किया था? 2005 में, नवंबर 2005 में। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेड बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IDRBT। तो नेफ्ट को कौन इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन करता है? IDRBT करता है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। कब किसने लॉन्च किया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, नवंबर 2005 में। और इसको मेंटेन कौन करता है? IDRBT। नेफ्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल firm or corporate having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme। तो इसका मतलब क्या है? इस स्कीम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अंडर दिस स्कीम इंडिविजुअल फर्म्स, कोई भी ऐसी फर्म्स जो इंडिविजुअल फर्म्स है या कॉर्पोरेट्स है, वो क्या कर सकती है? अपने फंड्स को किसी दूसरे में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकती है, किसी एक बैंक से, फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच, किसी एक ब्रांच से किसी दूसरे में फर्म और कॉर्पोरेट के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकती है, जिसका अकाउंट किसी दूसरे बैंक के ब्रांच में हो इन द कंट्री, सेम कंट्री के अंदर। इस नेफ्ट का यूज हम कर सकते हैं। नेफ्ट सेटलमेंट हैपन्स इन बैचेज। जो नेफ्ट का सेटलमेंट होता है वो बैचेस में होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था RTGS का, तो RTGS का रियल टाइम होता है, लेकिन नेफ्ट का कैसे होता है? हमारा बैचेस में होता है। आगे देखते हैं। वॉक इन कस्टमर कैन यूज अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000। अगर कोई वॉकिंग कस्टमर आता है, वॉकिंग कस्टमर्स का मतलब ऐसा कस्टमर जिसका अकाउंट हमारी ब्रांच में ना हो, अगर वो हमारे पास आता है तो वो कैश में कितने तक कर सकता है? नेफ्ट 50,000 तक कर सकता है पर ट्रांजेक्शन्स। सच कस्टमर्स हैव टू फर्निश फुल डिटेल्स इंक्लूडिंग कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ETC। तो उस कस्टमर्स को क्या पूरी अपनी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ शामिल रहेगा। It is therefore necessary for the beneficiary to have an account with the NEFT enabled destinations bank branch in the country। तो इसका मतलब, इसके यहाँ कहने का यह मतलब है, जिसके अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बेनिफिशियरी जो है उसका अकाउंट के ऐसी बैंक में होना चाहिए जहाँ पर नेफ्ट इनेबल्ड हो, तो वहाँ हम इजिली नेफ्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। The NEFT systems also facilitate one-way cross-border transfer of funds from India to Nepal। तो नेफ्ट के थ्रू हम जो ट्रांसफ़र है अमाउंट का, वो हम इंडिया से नेपाल में भी कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर भी कर सकते हैं, बॉर्डर के पार भी कर सकते हैं। वो किस देश में? नेपाल में, इंडिया टू नेपाल। दिस इज आल्सो नोन एज द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। इसे हम कौन सी फैसिलिटी के नाम से जानते हैं? इंडो नेपाल फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं। A remitter can transfer funds from any of the NEFT enabled branches into Nepal
irrespective of whether the beneficiary in Nepal maintains an account with a bank branch in Nepal or not। अगर आपको नेपाल से पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपका नेपाल में अकाउंट ही हो, आप वहाँ से इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में। द बेनिफिशियरी वुड रिसीव फंड इन नेपालीज रुपीज़, तो ऐसे में फंड कैश में आएगा, नेपालीज रुपीज़ में आएगा। द अपर लिमिट पर ट्रांजेक्शन इज रेज 2 लाख फॉर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, तो इसकी लिमिट कितनी है, 2 लाख तक हम इंडो नेपाल में रेमिटेंस कर सकते हैं। तो ये लिमिट याद रखिएगा, 2 लाख तक है। इसका प्रोसेस देख लेते हैं नेफ्ट का कैसे है। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है नेफ्ट का रिक्वेस्ट किया गया, ये ब्रांच में आया, कोई कस्टमर्स आया, वर्किंग कस्टमर्स आया ये, और ये ब्रांच में विजिट किया, ये ब्रांच है, ब्रांच में नेफ्ट के लिए इसने रिक्वेस्ट किया। सपोज ये बैंक ए है और ये बैंक बी है, उसके बाद क्या होगा, इसने रिक्वेस्ट किया, बैंक ब्रांच जो बी है वो क्या करेगी, वो पैसे ट्रांसफ़र करेगी अपने इंटरनल नेफ्ट सेंटर को। ये इसका इंटरनल नेफ्ट सेंटर है, इसमें पैसे आएंगे, ब्रांच ने ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर पहुँचेगा। अब ये पैसे कहाँ, यहाँ से पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक ए के नेफ्ट इंटरनल नेफ्ट सेंटर से, ये आरबीआई का नेशनल क्लियरिंग सेल है जो कि मुंबई में है, वहाँ पर रिसीव होंगे और ये यहाँ से पैसे भेज देगा किसके पास, इंटरनल नेफ्ट सेंटर। ये इंटरनल नेफ्ट सेंटर बैंक बी का है यहाँ पर, और ये बैंक यहाँ से फिर ये कहाँ पर चला जाएगा, उस ब्रांच में के कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जहाँ बेनिफिशियरी का अकाउंट होगा। तो ये प्रोसेस है और इस तरह से जो बेनिफिशियरी को है वो अमाउंट मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है कैसे ये वर्क करता है। तो हमारा इसमें आरबीआई का नेशनल क्लियरिंग सेल मुंबई इन्वॉल्व होता है। फिर आगे देखते हैं, लिमिट ऑन द अमाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट। नेफ्ट का लिमिट क्या है, देयर इज नो लिमिट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट। तो नेफ्ट का ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है, तो ये याद रखिएगा। जबकि 50,000 की लिमिट किसमें है, कैश ट्रांजेक्शन्स में। हाउएवर द मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड 50,000 फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया। अगर हम इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट और हम कैश में ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, मतलब हमारा पास कोई अकाउंट नहीं है उस ब्रांच में और हम उस ब्रांच से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे बैंक में, तो हम कितना तक कर सकते हैं, 50,000 तक। एंड आल्सो फॉर रेमिटेंस टू नेपाल अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। और हम सेम स्कीम किस में यूज़ कर, सेम अमाउंट किस में यूज़ कर सकते हैं, 50,000 हम जब इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं इंडिया से। अगर वहाँ से हमें करना होगा तो 2 लाख तक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ नेफ्ट, नेफ्ट का टाइमिंग कितना है वो देखते हैं। नेफ्ट वर्किंग आवर्स आर डिटरमाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका टाइमिंग कौन बताता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। फ्रॉम 16 दिसंबर 2019, 16 दिसंबर 2019 से नेफ्ट हैज़ बीन मेड 24/7 अवेलेबल सर्विस फॉर द कस्टमर। ये हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे के लिए खोल दिया गया, सभी दिन के लिए हो गया, ऑल डेज ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग हॉलीडेज। ऐसा हम हॉलीडे के दिन भी कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स 48 हाफ आवरली सेटलमेंट। तो हर 1 घंटे में कितना होता है, हर 1 घंटे में कितने नेफ्ट हो सकते हैं, 2 हाफ आवर का बैच होता है। तो जैसे ये हमारी घड़ी है तो हमारा ये 12 बजे का है और ये 6 o'clock है, और हमारा ये क्या हो गया, 3 o'clock हो गया, और ये 9 o'clock हो गया। तो टोटल 12 हो गए। तो हमारा हर 1 घंटे में 2 बैच चलेंगे। तो इस तरह एक 12 घंटे इंटू 2, तो 24 आवर्स का, 48 आवर्स का, 24 आवर्स में 48 आवर्स का इसका बैच बन जाएगा। तो 48 हाफ आवरली सेटलमेंट होता है इसका बैचेस का। बैचेस स्टार्ट कब होते हैं ये टाइम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। 12:30 से फिर से 12 बजे तक होता है।
तो 12:30 से स्टार्ट होता है और 12 बजे तक चलता है। तो ये इसका टाइमिंग है, 24/7 होता है और इंक्लूडिंग हॉलीडेज। ये इसका जो है टाइमिंग हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ नेफ्ट सिस्टम। नेफ्ट सिस्टम्स का प्रोसेसिंग कैसे होता है वो देखेंगे। एन इंडिविजुअल फॉर्म या कॉर्पोरेट हैज़ टू फिल द नेफ्ट फॉर्म एंड सबमिट टू ब्रांच। फॉर्म भरने के बाद ब्रांच में दे देना होता है, जैसा हम सभी करते हैं। Customers enjoying net banking facility offered by their bankers can also initiate the fund transfer request online। ऐसा नेफ्ट ये ब्रांच से भी हो सकता है। सेम नेफ्ट जो है हम अपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस बैंक में अकाउंट है तो हम अपना घर बैठे भी ऑनलाइन फैसिलिटी के द्वारा ये ऐसा हम कर सकते हैं। सम बैंकिंग ऑफर्स द नेट फैसिलिटी इवन थ्रू द ATM। कुछ बैंकों जो है ऐसा प्रोवाइड करता है, ATM में भी ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। द ओरिजिनेटिंग बैंक ब्रांच prepares a message and send the message to its pooling center। जो हमारा जैसे अभी हमारे एग्जांपल में ए ब्रांच जो है इनिशिएट कर रही थी, तो ए ब्रांच जो है क्या करेगी, एक मैसेज सेंड करेगी। कहाँ पर सेंड करेगी, अपने पूलिंग सेंटर के पास सेंड करेगी। तो पूलिंग सेंटर के पास एक मैसेज जाएगा कि नेफ्ट के लिए इतने इतने की नेफ्ट की रिक्वेस्ट आई है उसकी डिटेल के साथ। इसको हम क्या करेंगे, नेफ्ट सर्विस सेंटर। इस पूलिंग को हम क्या कहेंगे, नेफ्ट सर्विस सेंटर। द पूलिंग सेंटर्स फॉरवर्ड द मैसेज टू द नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, नेफ्ट क्लियरिंग सेंटर्स जो RBI का है वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी हमने फिगर में देखा था, जो कहाँ पर है, मुंबई में। टू बी इंक्लूडेड फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल बैच। और यहाँ पर बैच का डिसाइड होगा। बैच का डिसाइड होने के बाद ये फिर इसी पूलिंग सेंटर्स में आएगा, लेकिन ये अब किसका होगा, ये बी ब्रांच का होगा, बी बैंक का, सॉरी नॉट ब्रांच, बी बैंक की ब्रांच का होगा। तो अब यहाँ पर इसके पास अमाउंट रिसीव हो जाएगा। सॉरी, तो ये फिर रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, हमारी जो पूलिंग सेंटर है यहाँ से आएगी। पूलिंग सेंटर होते हुए रिजर्व बैंक ऑफ नेशनल पेयरिंग सेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हुए पूलिंग सेंटर्स में आएगी और फिर बी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस होगा। कैसे काम करेगा नेफ्ट का, जब हम नेफ्ट बैंक में करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है वो भी हमने देखा। The clearing centers sorts the fund transfer transactions destinations bank wise। जो the clearing centers है, the clearing center sort the funds। जो clearing centers होगा वो फंड को सॉर्ट करेगा, जो बैंक का सेंटर्स होगा वो फंड को सॉर्ट करेगा डेस्टिनेशन बैंक वाइज, किस बैंक में कितना अमाउंट जाना है उस घंटे के अंदर। एंड प्रिपेयर्स अकाउंटिंग एंट्रीज, और जितनी भी एंट्रीज होंगी उसको प्रिपेयर करेगा। To receive funds from the originating bank's debit and give the funds to the destination bank credit। कितना उसके में से डेबिट होना था और कितना क्रेडिट होना था, इस हिसाब से वो एंट्री करेगा। Therefore bank wise remittance messages are forwarded to the destinations bank। और इस तरह से जो कितना रेमिटेंस करना है वो डेस्टिनेशंस बैंक को फॉरवर्ड हो जाएगा थ्रू देयर पूलिंग सेंटर। जो नेफ्ट सेंटर होगा किसी पर्टिकुलर बैंक का, वहाँ से ये फॉरवर्ड हो जाएगा। फाइनली द डेस्टिनेशंस बैंक रिसीव द इनवर्ड रेमिटेंस। जो हमारा डेस्टिनेशंस बैंक होगा, अभी हमारे एग्जांपल में बी था, उसको इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज मिलेगा, कितना पैसा उसके यहाँ से आ रहा है फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर, उसके क्लियरिंग सेंटर से ऐसा मैसेज आएगा। एंड पास ऑन द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी कस्टमर अकाउंट। और जो भी क्रेडिट आना होगा वो कहाँ पास हो जाएगा, कस्टमर्स के, जो बेनिफिशियरी कस्टमर होगा उसके अकाउंट में। अब देखते हैं IFSC क्या होता है। सबको पता है, हम सब बैंकर हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है जिसका फुल फॉर्म है इट इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD और कुछ नंबर्स होते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड हो गया। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द नेफ्ट सिस्टम्स। और ये यूनिक होता है जिससे हमें पता चलता है कि बैंक कौन सी ब्रांच है जो नेफ्ट सिस्टम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। ये सबको याद होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। विद द फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर्स, जो
फर्स्ट 4 अल्फा कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे हम कह दें सपोज कोई बैंक है तो हम उसका पहला 4 कैरेक्टर सपोज कर लीजिए ABCD है, उसके बाद फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक हो गए, उसके बाद जो 5th कैरेक्टर्स होगा वो फिक्स होगा 0 होगा, और लास्ट 6 कैरेक्टर्स जो है ब्रांच का कोड होगा। ये कोई भी कोड हो सकता है। तो लास्ट 6 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये इसका कोड होगा जो बैंक ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका हो गया IFSC कोड। IFSC is used by the NEFT system to identify the originating or destinations bank branch and also to route the message appropriately to the concerned banks branches। ये इसका यूज़ इसलिए होता है ताकि ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस बैंक के और किस ब्रांच से आए हैं ये हमें पता चल सके, और किस में जाने हैं वो उसका एड्रेस पता चल सके। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। चलिए देखते हैं आगे। Acknowledgement by sharing। Acknowledgement by SMS। Acknowledgement जो हम acknowledgement देंगे वो किसके थ्रू देंगे, SMS के थ्रू देंगे। इन केस ऑफ सक्सेसफुल क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, जो हमारा सक्सेसफुल क्रेडिट होगा कि यहाँ पर बेनिफिशियरी के अकाउंट्स में, द बैंक विच हैड ओरिजिनेटेड द ट्रांजेक्शंस इज एक्सपेक्टेड टू सेंड। The bank which had originated the transactions is expected to send a confirmations to the originating customers through SMS or email। तो ये किसके थ्रू कर देंगे, जो हमारी बैंक होगी विच हैड ओरिजिनेटेड द ट्रांजेक्शंस, जिसने ट्रांजेक्शंस का रिक्वेस्ट इनिशिएट की होगी, इज एक्सपेक्टेड टू सेंड, वो क्या करेगी, एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजेगा किसको, जिसने नेफ्ट के लिए रिक्वेस्ट दी होगी, उसको एक मैसेज जाएगा SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू, एडवाइजिंग ऑफ द क्रेडिट एज आल्सो मेंशनिंग द डेटा एंड टाइम ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या क्या मेंशंस होगा, क्रेडिट, और क्रेडिट कितने का होना है, डेट कितना है और टाइम कितना है, ये सारा डिटेल्स उसमें मैसेज में इंक्लूडेड होगा। फॉर द पर्पज रेमिटर्स नीड टू प्रोवाइड देयर मोबाइल नंबर्स, ईमेल ID टू द ब्रांचेस एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेटिंग द ट्रांजेक्शंस। अब जिस व्यक्ति को नेफ्ट करना है उसे अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा जब वो फॉर्म भर के देगा ब्रांचेस को नेफ्ट करने के लिए, उस समय उसको डिटेल्स देनी पड़ेगी। ट्रैकिंग एंड NFT ट्रांजेक्शंस, जो NFT ट्रांजेक्शंस होगा उसे हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, द रेमिटर्स कैन ट्रैक द नेफ्ट ट्रांजेक्शंस थ्रू द ओरिजिनेटर बैंक ब्रांच और इट्स CFC। ये कहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से नेफ्ट किया गया है वहाँ से हम पता कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं, या हम CFC कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर से भी हम ऐसा पता कर सकते हैं, यूजिंग द यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर्स, जो UTR नंबर होता है उससे हम पता कर सकते हैं, बताकर कस्टमर्स जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, कस्टमर केयर होते हैं, वहाँ पर भी हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द फंड्स ट्रांसफ़र, जहाँ जो हमें UTR नंबर मिला था जब हमने इनिशिएट किया था रिक्वेस्ट, तो वहाँ से हमें UTR नंबर मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नेफ्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, द रेमिटर नीड नॉट सेंड द फिजिकल चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू द बेनिफिशरी, हमें कोई डिमांड ड्राफ्ट DD या फिजिकल चेक भेजने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। द बेनिफिशरी नीड नॉट विजिट हिज हर बैंक फॉर डिपॉजिटिंग द पेपर इंस्ट्रूमेंट, अगर हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी पेपर या इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। द बेनिफिशरी नीड नॉट बी एप्रीहेंसिव ऑफ लॉस, theft of physical instrument or the likelihood of fraudulent encashment thereof। इसमें हमारे जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे चेक हो गए, ये इन सब चीज़ों का फ्रॉड होने का खतरा नहीं रहता है कि उसे इनकैशमेंट नहीं कराया जा सकता है। अगर लॉस हो गया या थेफ्ट हो गया तो उसमें नेफ्ट की डिटेल्स, और हम बेनिफिशरी नीड नॉट बी एप्रीहेंसिव, जो बेनिफिशरी है उसको कोई इसकी दिक्कत नहीं होती है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है।
क्रेडिट कन्फर्मेशंस ऑफ द रेमिटेंस सेंड बाई SMS और ईमेल। जो हमारे क्रेडिट रिक्वेस्ट है, क्रेडिट कन्फर्मेशंस है रेमिटेंस की सेंड बाई SMS, तो हम उसे किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं? SMS के थ्रू सेंड कर सकते हैं। रेमिटर कैन इनिशिएट द रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम और प्लेस, तो कहाँ कहाँ से ये कर सकते हैं? होम से कर सकते हैं और प्लेस से भी कर सकते हैं। ऑफ वर्क यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग आल्सो। Remitter can initiate the remittance from his home place of work using the one minute. Sorry. Remitter can initiate the remittance from his home place of work using the internet banking also। अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है तो हम उसके थ्रू भी रेमिटर्स जो है नेफ्ट की रिक्वेस्ट अपने घर से ही बैठ के कर सकता है। तो ये सारे उसके क्या हैं? बेनिफिट्स हैं नेफ्ट के। फिर आगे देखते हैं, नियर रियल टाइम ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स टू द बेनिफिशरी अकाउंट इन सिक्योर मैनर, और हम इससे जो है बेनिफिशरी को सिक्योर मैनर्स में लगभग रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे का होता है तो लगभग नियर टाइम मान सकते हैं। फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो जो हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है इंडिया, NPCI है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NPCI क्या है और इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI बोलते हैं, इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। जितने भी रिटेल्स पेमेंट्स होते हैं इंडिया में उन सबका ये अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का मतलब सारी चीज़ें यही हैंडल करता है। विच एम्स, जिसका उद्देश्य क्या है? अलाउ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ई पेमेंट सर्विस, जिसका उद्देश्य क्या है? जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें बिना किसी रोक टोक के ई पेमेंट सर्विसेज को यूज़ कर पाएँ। ये कब आया था? NPCI एग्जिस्टेंस 2008 में आया था। इसे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये याद रखिएगा। NPCI रजिस्टर्ड किसके अंतर्गत है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, 2008 में आया था, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब जैसे ये NPCI है तो इसमें से ऐसे क्या दे देगा? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द NPCI, ठीक है, ऐसे करके ये क्वेश्चंस बना देगा। अब उसमें से पहला ऑप्शन वो डाल देगा NPCI इज फाउंडेड इन 2018, पहला ऑप्शन ये बना दिया, ठीक है, सही है। दूसरा ऑप्शन ये बना देगा NPCI इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन बना देगा NPCI रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन बना देगा NPCI इज अम्ब्रेला ऑफ ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, ये भी सही है। और जो पांचवा ऑप्शन दे देगा वो गलत डाल देगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ऐसा पूछ लेगा, आप ये बता देंगे, और कौन से सही हैं तो ये सारे सही हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, तो इसलिए हमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सब कुछ हमें देख के चलना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं हर यूनिट का जो है आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर भी लेक्चर बना दूंगा ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले। फिर देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन इज owned by a consortium of major banks and has been promoted by the country's central bank। तो इसमें कई सारे बैंक्स मिलके जो है इसको सपोर्ट करते हैं, और ये इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसको क्या करती है, प्रमोट करती है। जो हमारी भारत की सेंट्रल बैंक है
आरबीआई वो इसको प्रमोट करती है। इट्स अ रिसेंट वर्क फॉर डेवलपिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एम्स टू मूव इंडिया टू कैशलेस सोसाइटी विथ ओनली डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। जो इसका रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम यूपीआई के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि इंडिया को कैशलेस सोसाइटी बनाना। इट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क कॉल्ड रुपे। इसने रुपे का जो डेवलपमेंट किया है वो सक्सेसफुली किया है। रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी, जिससे हमारी जो है इंटरनेशनल कार्ड स्कीम से जो हम डिपेंडेंट थे मास्टर और वीज़ा पे, वो उसको कम कर दिया है। ए वेरिएंट ऑफ द कार्ड कॉल्ड किसान कार्ड, इसने जैसे किसान कार्ड इज नाउ बीइंग इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन एडिशन टू द मेन स्ट्रीम डेबिट कार्ड। दो इसी की वजह से एक वेरिएंट है किसान कार्ड का, वो बैंकेज जो है प्रोवाइड कर रही हैं कस्टमर्स को डेबिट कार्ड के साथ साथ, विच हैज़ बीन इशूड बाय 43 बैंक्स, ये लगभग 43 बैंक्स ने दिया है। रुपे कार्ड आर आल्सो इशूड अंडर द जनधन योजना। जनधन योजना जो लगभग आई थिंक 2014 में आई थी, तो उस समय ये बहुत पॉपुलर हुआ था रुपे कार्ड्स देने के लिए। फिर आगे देखते हैं, एनपीसीआई हैज़ टेकन ओवर एनएफएस ऑपरेशंस फ्रॉम 14 दिसंबर 2009 फ्रॉम आईडीआरबीटी। जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच होती है, एटीएम के लिए यूज़ होती है, तो वो इसका भी इसने टेक ओवर कर लिया है 2009 में, 14 दिसंबर 2009 में। किससे? आईडीआरबीटी से। आईडीआरबीटी हमने पढ़ा था, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, वो आरबीआई का, तो ये हेल्प करता है। नेफ्ट इसी से होता है, तो अभी हमने पढ़ा, तो ये इसको भी इसने टेक ओवर कर लिया था। अब देखते हैं सब्सिडीज ऑफ एनपीसीआई के कौन कौन से हैं। तो ये याद रखिएगा, एनपीसीआई के 2 सब्सिडीज हैं, वो भी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एनआईपीएल, इसका पूरा नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और दूसरा है एनबीबीएल। एनआईपीएल और एनबीबीएल, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। देखते हैं, एनपीसीआई हैज़ क्रिएटेड ए सेपरेट सब्सिडरी टू टेक इट्स प्रोडक्ट टू ग्लोबल मार्केट। एनपीसीआई ने एक सेपरेट सब्सिडरी बनाई थी ताकि वो ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केटिंग कर सके। इंटरनेशनलाइजेशंस ऑफ रुपे एंड UPI आर द प्राइमरी फोकस ऑफ द एनपीसीआई इंटरनेशनल। NIPL जो है उसका प्राइमरी गोल क्या है? रुपे और UPI को ये इंटरनेशनल मार्केट में फेमस करना। इन 2021 मलेशियन कंपनी मर्चेंट ट्रेड एशिया पार्टनर्ड विथ NIPL टू सेंड रेमिटेंस इन इंडिया थ्रू UPI। 2021 में जो एक मलेशियन कंपनी है जिसका नाम है मर्चेंट ट्रेड एशियन, उसने क्या है NIPL के साथ पार्टनरशिप की थी। किसके लिए? UPI के लिए। तो आगे देखते हैं, अब ये पहले सब्सिडरी हमने पढ़ ली NIPL, अब देखते हैं अगली सब्सिडरी NBBL। इसका फुल फॉर्म है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। देखते हैं ये क्या है। फ्रॉम अप्रैल 2021 से NPCI क्रिएटेड ए न्यू सब्सिडरी फॉर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS जिसे बोलते हैं, टू इंक्रीज ग्रोथ स्पेशली इन बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस। जो बिजनेस और कंज्यूमर होते हैं, मतलब P2M ट्रांजेक्शन्स जितने होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए NPCI ने क्या किया है, 2021 में एक अपनी दूसरी सब्सिडरी बना दी जिसको हम बोलते हैं NBBL, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। This is done in view of growing traffic and workload from UPI, IMPS, Aadhaar enabled payment system and national electronic poll collections। तो ये इसका उद्देश्य कहाँ है? व्यू ऑफ ग्रोइंग ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक कहाँ बढ़ रहा था? वर्कलोड फ्रॉम UPI में जो बढ़ रहा था और IMPS में बढ़ रहा था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स में बढ़ रहा था, तो इसको और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस में बढ़ रहा था, उसको मूव करके BBPS में डाइवर्ट करना था इसका, इसलिए इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था दिसंबर 2020 में। और कब से आई थी? 2021 में आई थी ये, 2021 में, अप्रैल 2021 में। तो अब देखते हैं कि और इसके क्या क्या है, NPCI और क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सर्विसेज ऑफ NPCI की कौन कौन सी सर्विस है? पहला सर्विस है AEPS, जिसे हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम।
ये क्या है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ माइक्रो एटीएम्स यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशंस। जो हम अपने ब्रांचेस में बीसी देखते हैं वो इसका यूज़ करते हैं मोस्टली। तो इसको हम माइक्रो एटीएम्स बोलते हैं। जो उनके पास एक डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल से कनेक्ट होती हैं, उसमें वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल होता है AEPS का। उसमें से वो क्या करते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और फंड ट्रांसफ़र, EKYC ऐसा सारी चीज़ करते हैं। तो इसलिए उसे माइक्रो ATM बोलते हैं। NPCI announced the transactions of Aadhaar enabled payment systems for the month of July 2019 have crossed the milestone number of 200 million। तो NPCI के रिपोर्ट के अनुसार जो AEPS है वो 2019 में कितना है, 200 मिलियन नंबर्स ट्रांजेक्शन्स के क्रॉस कर गया था। तो AEPS इज ए बैंक लीड मॉडल विच अलाउज बेसिक इनकॉर्पोरेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एट पॉस। इसको पॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ATM की तरह यूज़ होता है। थ्रू द बिजनेस कॉरस्पेंडेंट, BC जो यूज़ करते हैं ऑफ एनी बैंक बाय यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशंस। पता होगा, इस पर एक नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये मोबाइल है, मोबाइल जो है ये एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी। ये फिंगरप्रिंटेड डिवाइस है, इससे कनेक्ट हो जाएगी। ये BC के पास ये डिवाइस होगी, इसमें उसको आधार नंबर कस्टमर्स का, उसका अमाउंट, उसका बैंक का नाम, ये सब डिटेल्स वहाँ एंटर करनी होती है। फिर उसके बाद जो हमारा कस्टमर्स है वो क्या करता है, यहाँ पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाता है। उसको लगाने के बाद ये अकाउंट जो है वेरिफिकेशंस करता है। इस आधार नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होता है वो अकाउंट उतना अमाउंट डेबिट हो जाता है, और इतना कस्टमर जो ये BC है, BC के अकाउंट्स में इतना अमाउंट जमा हो जाता है। यहाँ से जमा हो जाता है तो ये इसको पैसे कैश में दे देता है। तो यही है AEPS ट्रांजेक्शन्स। चलिए देखते हैं अगला कौन सा ट्रांजेक्शन्स है। BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स। द भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्सेप्चुअलाइज सिस्टम्स ड्रिवन बाय NPCI। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो RBI ने दिया था, और डेवलप किसने किया, NPCI ने। इट इज़ वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ बिल। जितने भी तरह के बिल्स के पेमेंट्स है वो सारे इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एन इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर। इसका मतलब क्या है, वो इंटर ऑपरेबल है, मतलब इंटर ऑपरेबल का मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक का आराम से यूज़ कर सकता है, एनी टाइम, कभी भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल पेमेंट सर्विसेज टू ऑल कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया, कि कोई भी इंडिया के क्रॉस में कस्टमर्स हो, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। विथ सर्टेनली रिलायबल, और ये रिलायबल भी है एंड सेफली भी है। BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम हैज़ मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट। इसमें कई सारे मोड्स हैं, जैसे इंस्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट बाय SMS और रिसिप्ट। इसमें तुरंत पेमेंट हमारी सक्सेस हुई या फेल हुई वो हम रिसिप्ट या SMS से पता चल जाएगा। ये क्या ऑफर्स करता है, मल्टीपल बिल कलेक्शंस। कई सारे बिल कलेक्शंस होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस का, टेलीफोन का कर सकते हैं, DTH सर्विसेज का कर सकते हैं, गैस का कर सकते हैं, वाटर का कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी हैं एक ही सिंगल विंडो में आप सब तरह का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये BBPS जो है हमारा NPCI की तरफ से ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भारत बिल पे ट्रांजेक्शन्स कैन बी इनिशिएटेड थ्रू मल्टीपल पेमेंट चैनल्स लाइक इंटरनेट। कई सारे चैनल्स यूज़ करता है, जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। मोबाइल से आप कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, MPOS से, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से भी कर सकते हैं, कियोस्क से कर सकते हैं, ATM से कर सकते हैं, बैंक ब्रांच से कर सकते हैं, एजेंट से कर सकते हैं, और BC से कर सकते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट मोड्स हैं। आधार बिल पे सपोर्ट्स मल्टीपल पेमेंट्स लाइक, कई तरीके के पेमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, नेफ्ट, UPI, वॉलेट, आधार बेस्ड पेमेंट एंड कैश। ये सारे इसके पेमेंट देने के तरीके हैं। अगला देखते हैं भारत QR। अ कॉमन QR कोड डेवलप्ड बाय NPCI इन कोलैबोरेशंस विद अमेरिकन एक्सप्रेस। जो नॉर्मल QR था वो किसके द्वारा, NPCI के द्वारा डेवलप किया गया था, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड्स एंड वीज़ा फॉर ईज ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो इसमें किसका यूज़ होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड और वीज़ा का यूज़ होता है पेमेंट एंड इंटरऑपरेबिलिटी के लिए।
भीम क्यूआर, ये अभी हम बात कर रहे हैं भारत क्यूआर की। तो भीम क्यूआर इज यूपीआई बेस्ड क्यूआर है। जो भीम क्यूआर यूज होता है वो यूपीआई बेस्ड क्यूआर है। इट इज प्रेफरली यूज्ड फॉर P2P एंड P2M। जो हमारा क्यूआर हम देखते हैं नॉर्मली, वो हम उससे P2P ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं और P2P, P2 का P मतलब पर्सन टू पर्सन और P2M का मतलब पर्सन टू मर्चेंट। जैसे दो कस्टमर्स आपस में एक दूसरे कर सकते हैं, लेकिन एक कस्टमर एक मर्चेंट को भी कर सकता है। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन्स हम नॉर्मल जो भीम क्यूआर है उसमें कर सकते हैं। यूजिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो हमारा यूपीआई आईडी होता है @, करके कोई हैंडलर होता है जैसे मोबाइल नंबर हो गया, मान लीजिए 123 या हैंडलर होगा जिस भी बैंक का होगा, ओके एक्सिस, केनरा बैंक, इस तरह यहाँ पर अलग अलग हैंडलर बोलते हैं इसको। तो ये हैंडलर्स होंगे। भारत क्यूआर इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या यूपीआई आईडी। तो भारत, अब ये हमने बात की भीम क्यूआर की, अब हम देखते हैं भारत क्यूआर क्या है। भारत क्यूआर इज स्पेशली यूज्ड फॉर P2M ट्रांजेक्शन्स। किसके लिए यूज होता है? जो ये भारत क्यूआर है केवल P2M ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है, और इसमें हम पेमेंट किसके थ्रू करते हैं? कार्ड के थ्रू करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। ये सारे कार्ड्स के थ्रू यूज करके जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा वो कहलाता है भारत क्यूआर। अगर हम नॉर्मल यूपीआई क्यूआर यूज करते हैं तो हम उसमें ट्रांजेक्शन्स P2P या P2M कर सकते हैं, लेकिन भारत क्यूआर में हम केवल P2M करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? कार्ड पेमेंट के थ्रू करते हैं। अब आप आगे देखते हैं भीम क्या है। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है इज ए मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय NPCI। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको NPCI ने डेवलप किया था टू एक्ट एज क्लाइंट्स और सॉफ्टवेयर फॉर द UPI। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, किसके लिए यूज होता है? UPI के लिए यूज होता है। सिमिलर नॉन NPCI ऐप आर, जैसे जो भीम ऐप है वो हमारा NPCI के थ्रू डेवलप किया गया था, और जो बाकी NPCI के नहीं है वो हो गए जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे NPCI के नहीं है, ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जिनको TSP बोलते हैं। अगला हो गया भीम आधार पे। भीम आधार पे ये भी NPCI के थ्रू में यूज होता है। भीम आधार पे इज एन आधार बेस्ड पेमेंट इंटरफेस विच अलाउज रियल टाइम पेमेंट्स टू मर्चेंट यूजिंग आधार नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड ऑथेंटिकेटिंग देम थ्रू देयर बायोमेट्रिक्स। तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। जैसे अभी BC का हमने देखा, वैसे ही अगर किसी शॉप का जो ओनर होगा वो हमारा मर्चेंट होगा, उसके मोबाइल में हम इसको जो हमारा भीम आधार पे एप्लीकेशन होता है उसको इंस्टॉल कर देते हैं, और वो किससे कनेक्ट हो जाता है? बायोमेट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। अब कोई कस्टमर से यहाँ पर इसके शॉप में विजिट किया, कोई सामान यहाँ से खरीदा, कोई गुड्स सर्विसेज परचेज किया और इसको पेमेंट करने हैं। तो पेमेंट कैसे करने हैं? इसे पेमेंट लेने हैं। तो पेमेंट लेने के लिए या तो ये UPI करे या QR कोड से पेमेंट करे, जिससे UPI हो गया, या कार्ड से पेमेंट करे या कैश दे। तो मान लीजिए इसके पास कुछ नहीं है, ये गरीब मर्चेंट है ना, इसके पास स्मार्टफोन है, कुछ भी नहीं, बस केवल इसका अकाउंट में आधार नंबर लिंक है। तो ये क्या करेगा? बायोमेट्रिक अपना पुट करेगा यहाँ पे, और इसके मोबाइल में अपना आधार नंबर डालेगा, अपना बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेगा किस बैंक में अकाउंट है, और यहाँ पर जो है अमाउंट डालेगा और बायोमेट्रिक यहाँ फिंगरप्रिंट रखेगा। जैसे ही जो फिंगरप्रिंट है वो NPCI के थ्रू होते हुए UIDAI की सर्विस वैलिडेट करेगा और बैंक में इसके अमाउंट पैसा होगा, तो क्या होगा? यहाँ से पैसे कट के इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम कहेंगे भीम आधार पे ट्रांजेक्शन्स। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा था कि इसी में से ये सर्विसेज दे दिया था, और पूछा था कौन सी इसमें से NPCI के द्वारा दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। तो ये आप सर्विसेज याद रखिएगा, ये सारे NPCI के थ्रू से ही दी जाती हैं। अगला हो गया चेक
ट्रंकेशन सिस्टम, जिसको हम CTS बोलते हैं। CTS इज बेस्ड ऑन ए चेक ट्रंकेशंस और ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। तो इसमें CTS में क्या होता है, हम चेक को फिजिकली हमारे ही पास रहता है, लेकिन हम उसकी केवल इमेज स्कैन करके क्लियरिंग के लिए भेजते हैं। वेयर चेक इमेज एंड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशंस MICR डेटा आर कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग बैंक ब्रांच एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक। हम उसे कैप्चर करके इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे ब्रांचेस में भेजते हैं क्लियरिंग के लिए। फिर आगे देखते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको हम IMPS बोलते हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम्स सर्विसेज इज रियल टाइम, ये रियल टाइम होती है 24/7 और होती है इंटर बैंक होती है, किसी भी बैंक से किसी दूसरे एक बैंक से दूसरे बैंक में इजीली जाता है पेमेंट सिस्टम है। और IMPS हैज़ फास्ट ओवरटेकन, NFT से थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि रियल टाइम होता है। और आगे देखते हैं मोबाइल नंबर एंड MMD, ये भी सर्विसेज जो है NPCI के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। देखते हैं ये क्या आता है, मोबाइल नंबर एंड MMID, मोबाइल नंबर आइडेंटिफायर। मोबाइल नंबर आइडेंटिफायर जिसको इसको बोलते हैं MMID, ID का मतलब आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये क्या है, इज ए 7 डिजिट कोड, ये 7 डिजिट का कोड है जिसका हम यूज करते हैं यूनिक आइडेंटिटी फॉर कस्टमर्स टू मेक इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांसफर। जैसे हमें किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो उसका अकाउंट नंबर चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है, हमारे पास MMID है जो कि 7 डिजिट की होती है, तो हम उसको यूज़ करके हम उसके अकाउंट में भेज सकते हैं डायरेक्ट बिना अकाउंट नंबर के। तो इस 7M जो MMID है उसका यूज़ करके इंटरबैंक ट्रांसफर सेंड मनी टू बैंक अकाउंट्स मैप्ड यूजिंग मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर यूज़ करके मैप होगा उसके अकाउंट से, वहाँ पर इस MMID के थ्रू से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। फिर अकाउंट नंबर एंड IFSC, नेफ्ट में हम इसी का यूज़ करते हैं। अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी का एंटर करते हैं, उस ब्रांच का IFSC कोड यूज़ करते हैं और इस तरह से हम पैसे भेजते हैं। फिर है हमारा नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या है देखते हैं, ए सेंट्रलाइज क्लियरिंग सर्विसेज दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग इंटरबैंक हाई वैल्यू। जब हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जहाँ पर बैंक ही डिफर होगा वहाँ हम पैसे भेजते हैं, तो हम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का यूज़ करते हैं। ये हमारा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक, जो कई बार यूज़ होते हैं, पीरियोडिक रिपीट होते हैं, वो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर अगला है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC कार्ड जिसे बोलते हैं, वो रुपे कार्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्टैक्टलेस। इसको भी NPCI ने ही दिया था। रुपे कॉन्टैक्टलेस इज ए कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कार्ड होल्डर टू वेव देयर कार्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टर्मिनल्स, जिसमें हमें कार्ड्स इंसर्ट करने की या स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम टैप एंड पे करते हैं, केवल हम उसको टच कर देते हैं और वो जो है NFC के थ्रू, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस के थ्रू हमारा अमाउंट उसमें से डेबिट हो जाता है और मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये इसका प्रोसीजर है। फिर अगला है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस, NETC। ये कहाँ यूज़ होता है, फास्टैग इज अ डिवाइस दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फास्टैग में यूज़ होता है जहाँ पर हम RFID टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। फॉर द मेकिंग टोल पेमेंट्स, जो हमारे टोल पेमेंट्स होते हैं डायरेक्टली वाइल द व्हीकल इज इन मोशन, जब गाड़ी जा रही होती है तो उसी मोशंस के समय ही ये जो है पेमेंट्स रिसीव करता है। तो ये किसके थ्रू करता है, किस टेक्नोलॉजी के, RFID टैग के थ्रू करता है। जो RFID टैग होता है वो हमारे फास्टैग में इनबिल्ड होता है, जो अटैच होता है हमारे विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स के स्क्रीन होती है, शीशे होते हैं, फ्रंट शीशा, उसमें अटैच होता है। इनेबल्स ए कस्टमर टू मेक द टोल पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द अकाउंट्स, वो अकाउंट से लिंक होता है, उसका एक अकाउंट रहता है, लिंक होता है फास्टैग्स में, डायरेक्ट अमाउंट वहीं से पे होता है। द लेटेस्ट वर्जन इज 2.0 कैन आल्सो बी यूज्ड टू बाई फ्यूल, जो लेटेस्ट वर्जन है फास्टैग का उससे हम फ्यूल भी बाई कर सकते हैं। IDFC First Bank has become the first one to get an approval from the RBI. The Ministry of Road Transport and Highway has declared that all lanes at all toll plaza on national highway across the country will dedicated fast tax lanes from 1 दिसंबर 2019। जो IDFC बैंक है फर्स्ट इसने इंट्रोड्यूस किया था अपने बैंक में,
फास्टैग्स का, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 1 दिसंबर 2019 से सारे जितने भी फास्टैग, जितने भी टोल टैक्स हैं वहाँ पर फास्टैग्स वहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया था 1 दिसंबर 2019 से। फिर आगे देखते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि एटीएम के लिए यूज होती है। नेटवर्क एंड ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इन इंडिया, ये इसके लिए यूज़ होती है। जितने भी हमारे एटीएम मशीन्स हैं वहाँ पर ये स्विच यूज़ होती है। फिर रुपए क्या है, रुपए हमारा जो है, रुपए इज़ ए डोमेस्टिक कार्ड, ये डोमेस्टिक कार्ड है इंडिया का, जैसे वीज़ा और मास्टर्स होते हैं अमेरिका के हैं, उसी हिसाब से ये भी हमारे इंडिया का है। द कार्ड हैज़ मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती थी फॉर द बैकग्राउंड कंपैटिबिलिटी, जो पीछे होती थी कार्ड के, एंड ईएमबी चिप, एक ईएमबी चिप होती है, जिस EMB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ये इसका फुल फॉर्म है। द रुपे कार्ड इज एक EMB चिप होती है जिसमें सारे डिजिटल उसका डिटेल्स फिल होती है। द रुपे कार्ड इज नाउ एक्सेप्टेड एट ऑल ATMs, रुपे कार्ड जो होता है वो सारे ATMs में एक्सेप्ट होता है। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स एंड मोस्ट ऑनलाइन मर्चेंट इन द कंट्री, सारे पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स जितने भी पॉस मशीन्स हैं उसमें, एंड जितने भी ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं इन द कंट्री वो सारे एक्सेप्ट करते हैं। मोर देन 300 कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs इन द कंट्री हैव आल्सो इश्यूड रुपे ATM, जितने भी 300 लगभग 300 कोऑपरेटिव बैंक्स और RRB हैं वो भी रुपे कार्ड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इशू भी कर रहे हैं। UPI देखते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज ए रियल टाइम इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मनी, अगर हमें पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं तो UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम्स है, वो इंटर ऑपरेबल है, मतलब इंटर बैंक का पेमेंट सिस्टम है, एक बैंक से दूसरे बैंक में हम रियल टाइम अमाउंट भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। कंज्यूमर्स कैन पार्टिसिपेट इन P2P ट्रांसफ़र, अगर एक कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स को अगर पैसे भेज रहा है तो वो P2P ट्रांजेक्शन्स कहलाएगा, एज लॉन्ग एज दे बोथ हैव एन अकाउंट इन वन ऑफ द रजिस्टर्ड बैंक, इसका अकाउंट अगर A में है, A बैंक में है, इसका अकाउंट B में है, तब भी ये सेंड कर सकते हैं, तो ये UPI के थ्रू है। अब ये P2P भी कर सकता है, P2M भी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। आगे देखते हैं, टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर यूजर हैव टू यूज एनी UPI सपोर्टिंग एंड्रॉयड और iOS ऐप, उसके पास कोई एंड्रॉयड या iOS ऐप होना चाहिए। लिंक देयर बैंक अकाउंट्स एंड जनरेट भीम UPI पिन, और उसका जो अकाउंट्स है वो लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर के थ्रू, और UPI पिन उसमें जनरेट होना चाहिए। फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू हो सकते हैं, QR कोड के थ्रू हो सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू हो सकते हैं, वो देखते हैं। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसे VPA भी कहते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA बेस्ड ऑन मोबाइल नंबर और एनी अदर नेम, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले एग्जांपल लेके 1 2 3 @ उसके बाद यहाँ पर हैंडलर होता है, जैसे किसी का हो गया ओके, एक्सिस हो गया, केनरा बैंक हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, अपने अपने बैंक का अलग अलग होता है, तो ये इसको बोलेंगे हम हैंडलर। और ये जो है हमारा UPI ID हो गया, तो ये मोबाइल नंबर भी हो सकता है या कोई भी नाम जो भी उसने क्रिएशन के समय रखा होगा। चूजन बाई यूजर में वी यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट, जब भी यूज़र क्रिएट करेगा तो जो भी उसने नाम चूज़ किया होगा वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। QR कोड, QR एंड मनी बाय स्कैनिंग कोड विथ इनक्लोज्ड VPA और अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। जो QR कोड होता है वो क्या करता है, सेंड कर, सॉरी यहाँ पर सेंड मनी होगा, एस गायब हो गया। सेंड मनी बाय स्कैनिंग QR कोड, जो हम पैसे भेजते हैं वो हम डायरेक्टली QR कोड को स्कैन करके विथ इनक्लोज्ड VPA और अकाउंट नंबर एंड IFSC, जिसमें VPA ID आ जाती है या अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ऑटोमेटिकली वो स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें एड्रेस आ जाता है और हम पेमेंट कर पाते हैं। फिर अगला पेमेंट है मोबाइल नंबर के थ्रू, सेंड और रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम टू द बैंक अकाउंट मैप्ड यूजिंग मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर जिस अकाउंट में मैप्ड होगा आप उस मोबाइल नंबर के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं।
फिर आधार के थ्रू भी कर सकते हैं हम। सेंड मनी टू द बैंक अकाउंट मैप्ड यूजिंग आधार नंबर वंस द फंड ट्रांसफर इज इनिशिएटेड, जो भी आधार नंबर जिस अकाउंट में लिंक्ड होगा उसमें हम पैसे भेज सकते हैं आधार नंबर के थ्रू। जैसे वंस द फंड ट्रांसफर इज इनिशिएटेड मनी इज डेबिटेड फ्रॉम पेयर से बैंक अकाउंट, जो भी पेयर होगा उसके बैंक अकाउंट से मनी डेबिट हो जाएगी एंड डिपॉजिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट इन रियल टाइम, और जो भी रेसिपिएंट होगा उसके अकाउंट में रियल टाइम क्रेडिट हो जाएगा। दिस सिस्टम्स वर्क 24/7 इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडे। ये जो सिस्टम्स है वो 7 दिन और वीकेंड्स में भी काम करता है। फिर अगला हमारा है *99#, जिसे हम USSD बोलते हैं। देखते हैं एन USSD चैनल सर्विस फॉर UPI मोबाइल बैंकिंग लॉन्च्ड इन 2012। नवंबर 2012 में ये सर्विसेज लॉन्च की गई थी। ओनली पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL हो गया एंड MTNL हो गया आर ऑफरिंग दिस सर्विस। ये इस तरह की सर्विसेज दो लोग ऑफर कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक BSNL कर रहा है, एक MTNL कर रहा है। इट यूज क्विक कोड्स फॉर ट्रांजेक्शन्स एंड डज नॉट रिक्वायर स्मार्टफोन एंड एक्सेस टू इंटरनेट। इसमें आपको इंटरनेट या स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होता है, केवल आप इसको क्विक कोड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। क्विक कोड क्या है हमारा, जो *99# है। द इंटरफेस इज डेवलप्ड बाई NPC। किसने डेवलप किया? नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट में हम बोलते हैं NUUP। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज विद इन 12 रीजनल लैंग्वेज। एक पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये कितने लैंग्वेज में है? 12 रीजनल लैंग्वेज में है, और ये डेवलप किया गया था रूरल एरियाज के लिए जहाँ पर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और इसको किसने डेवलप किया था? NUUP, नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म। फिर आगे देखते हैं, दिस सर्विस इज बीइंग करंटली ऑफर्ड बाय 51 बैंक्स। ये अभी कितने बैंक्स इसको दे रहे हैं? 51 बैंक्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। भीम ऐप आल्सो सपोर्ट USSD फीचर्स। जो भीम ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी NPCI का, वो भी USSD फीचर सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल बैंकिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन जनरल एंड ऑफ, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन था उसके अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए *99# इंट्रोड्यूस किया गया था क्विक कोड। वेरियस रेगुलेटरी ट्रेड बॉडीज केम टुगेदर टू इंश्योर ऑनबोर्डिंग ऑफ ऑल TSP। जितने भी थर्ड सर्विस प्रोवाइडर थे, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे, उन सब ने इसको सपोर्ट किया ऑन *99#, जिसको हम बोलते हैं USD 1.0 विद द वाइडर इकोसिस्टम्स 11 TSP, और फिर बाद में 11 TSP जो है और ऐड हो गए। फिर *99# वाज लॉन्च्ड इन 28 अगस्त 2014 एज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा। फिर आगे देखते हैं UPI Pay 1 to 3। ये क्या है? ये जो 1 to 3 लिखा है, इसका मतलब ये 3 स्टेप मेथड है टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट UPI सर्विसेज फॉर फीचर्स फोन्स। ऐसे फ़ोन्स जो स्मार्टफोन नहीं होते हैं उन्हें हम फीचर्स फ़ोन कहते हैं। अगर उसमें हमें UPI की जो फीचर्स प्रोवाइड करना है, विदाउट यूज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस और USD चैनल, जो अभी हमने कोई कोड देखा *99#, वो अगर हमें यूज़ नहीं करना है या स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना है, इंटरनेट नहीं करना है, तो हम UPI Pay 1 to 3 का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये IVR सिस्टम के थ्रू काम करता है, जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा UPI Pay 1 to 3 विच टेक्नोलॉजी यूज़, तो IVR टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। विच इज़ गुड स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए अच्छा है। इट इज़ लॉन्च्ड बाई RBI ऑन 10 मार्च 2022। ये 10 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था। फिर आगे देखते हैं डिजी साथी। इट इज़ एन 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स करते हैं उसको हम 24/7 हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जितने भी हेल्पलाइन यूज़ किए गए थे उसके लिए डिजी साथी लॉन्च किया गया था। इट इज़ लॉन्च विथ UPI। जो हमारा UPI लॉन्च किया गया था 1 to 3, वो उसी के साथ इसको भी लॉन्च किया गया था 10 मार्च 2022 को।
फिर अगला हमारा टॉपिक है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। चलिए देखते हैं ये क्या है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम्स, जिसको हम IMPS सर्विसेज बोलते हैं, इज़ एन इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक, ये हमारा तुरंत इंस्टेंट रियल टाइम क्रेडिट होगा। कहाँ? इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया, एक बैंक से दूसरे बैंक में। IMPS ऑफर एन इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन्स। ऐसा हम किसके थ्रू करते हैं? IMPS मोबाइल फोन्स के थ्रू। व्हेन एन इनिशिएट ए फंड रिक्वेस्ट, जब भी हम फंड रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे अपने मोबाइल से वाइवा IMPS के थ्रू, द इनिशिएटर बैंक सेंड ए मैसेज, जो भी हमारा बैंक होगा, सपोज बैंक A है, तो वो क्या करेगा? एक मैसेज भेजेगा टू IMPS जो सिस्टम्स होगा उसके पास एक मैसेज पहुंचेगा विच डेबिट्स, जो क्या करेगा? वो सिस्टम IMPS उसको डेबिट कर देगा विद द मनी एंड सेंड इट टू द रिसीविंग अकाउंट, और ये मनी कहाँ पर? रिसीविंग जो अकाउंट होगा वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। ऑल दिस हैपन्स विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, ये जितनी भी घटनाएं हैं ये बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड्स में हो जाती हैं। मैसेज भेजना और अमाउंट डेबिट होना और वहाँ तक भेजना। This service is offered by NPCI that empowers customer to transfer money instantly through banks and RBI authorized prepaid payment instrument across India। तो ये NPCI के थ्रू किया जाता है और RBI उसको ऑथराइज करता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को, PPI अक्रॉस इंडिया। देखते हैं IMPS के हमारे बेनिफिट क्या है। पहला चीज़ है इंस्टेंट एंड रियल टाइम क्रेडिट होता है, तुरंत और रियल टाइम क्रेडिट होता है। 24/7 फंक्शनल रहता है, जबकि हॉलीडेज़ में भी सेफ है, सिक्योर है, इजीली एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें कॉस्ट भी कम लगती है। चैनल इंडिपेंडेंट है, ऐसा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी चैनल पे कि मोबाइल बैंकिंग है कि इसे कहाँ से किस से करना है, कार्ड से करना है, कैसे करना है, वो सब डिपेंडेंसी नहीं है। कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम मोबाइल से भी कर सकते हैं हम, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, ATM से भी कर सकते हैं IMPS सर्विसेज। डेबिट एंड क्रेडिट कन्फर्मेशंस तुरंत मिलती है SMS के थ्रू टू बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों को। अब सर्विसेज अवेलेबल क्या क्या है IMPS के थ्रू? हम फंड ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। मर्चेंट को हम पेमेंट कर सकते हैं, ग्रोसरी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल और टिकट बुक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, वो सब पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज की फ़ी कर सकते हैं, मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, DTH का रिचार्ज कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम IMPS के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। IMPS ट्रांजेक्शन्स कैन बी सेंट एंड रिसीव 24/7 है, हॉलीडेज़ में भी है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स को SMS मिलता है। ये चीज़ें हमने ऊपर भी पढ़ी। फॉर यूजिंग IMPS ऑन मोबाइल फोन्स ए कस्टमर विल हैव टू रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग। अगर इसको यूज़ करना है तो हमें पहले मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करना होगा विथ हिज इंडिविजुअल बैंक में। फॉर इनिशिएटिंग IMPS यूजिंग बैंक ब्रांच इंटरनेट बैंकिंग एंड ATM चैनल नो पीरियर मोबाइल। अगर हमें ब्रांच से यूज़ करना है या इंटरनेट बैंकिंग से या ATM चैनल से, तो हमें मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोथ बैकएंड एज वेल एज अनबैकएंड कस्टमर्स कैन अवेल IMPS। दोनों तरीके के कस्टमर जिसके पास बोथ बैकएंड और अनबैकएंड है, वो दोनों IMPS यूज़ कर सकते हैं। जैसे अनबैकएंड कस्टमर्स कैन इनिशिएट IMPS ट्रांजेक्शन्स यूजिंग द सर्विस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम पहले से ही पेमेंट करके PPI जिसे बोलते हैं, प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हमने पहले से ही दे रखा है, उसका हम यूज़ करके कर सकते हैं। MMID जब हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, वो क्या है? 7 डिजिट नंबर है जो इशू होता है बैंक के थ्रू। MMID इज़ वन ऑफ द इनपुट विच कैन व्हेन क्लबड विथ मोबाइल नंबर फैसिलिटेट फंड ट्रांसफ़र। ये मोबाइल नंबर के साथ जब MMID ये 7 डिजिट की नंबर के यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या तरीके का अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। ये कॉम्बिनेशन होता है मोबाइल नंबर और MMID इज़ यूनिकली लिंक्ड विथ एन अकाउंट नंबर एंड हेल्प्स इन आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी डिटेल्स। और इससे हम बेनिफिशियरी डिटेल्स का पता करता है सिस्टम। डिफरेंट MMID कैन बी लिंक टू द सेम मोबाइल नंबर। कई तरीके की MMID, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है या पूछ सकता है कौन सा इसमें से सही नहीं है। कई सारे स्टेटमेंट इसमें से बना देगा, ऐसा बना देगा MMID 7 डिजिट की जगह 8 डिजिट का नंबर है। डिफरेंट MMID कैन बी लिंक टू सेम मोबाइल नंबर।
तो इसमें से कौन सा सही है, ऐसा करके क्वेश्चंस बनाएगा। फिर ऑप्शन अवेलेबल फॉर ए कस्टमर्स फॉर डूइंग IMPS कैसे हैं, यूजिंग बेनिफिशरी मोबाइल नंबर और MMID के थ्रू हम कर सकते हैं, बेनिफिशरी के अकाउंट नंबर और IFSC के थ्रू भी कर सकते हैं, यूजिंग बेनिफिशरी आधार नंबर, इसके थ्रू हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट 3 है ये कंप्लीट होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। यहाँ से UPI एंड पेमेंट ऐप्स जो इसके हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल CIB IT with me को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल CIB IT with me को आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए और रेगुलर अपडेट के लिए। फिर तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।